26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये मुंबई पर हुए उस आतंकी हमले की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आतंक तो है, लेकिन साथ ही है असाधारण बहादुरी और जबरदस्त हिम्मत की दास्तां। तो चलिए उन 60 घंटों की हर एक घटना को करीब से देखते और समझते हैं। सोचिए, 26 नवंबर 2008 रात का वक्त मुंबई शहर अपनी पूरी रफ्तार में था। मरीन ड्राइव पर लोग टहल रहे थे, सीएसटी स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी और ताज होटल अपनी शान में चमक रहा था। बिल्कुल एक आम शाम। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति है ना, ये कुछ ही पलों में एक भयानक तूफान में बदलने वाली है। और खतरे की, कह सकते हैं, पहली घंटी बजी जब 10 संदिग्ध लोग एक नाव से शहर के किनारे पर उतरे। एक लोकल मछुआरे ने उन्हें देखा, उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने इसकी सूचना भी दी। लेकिन अफसोस, उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और ये एक बहुत ही भारी चूक साबित हुई। और बस इसी एक चूक के बाद जो हुआ, उसने मुंबई शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि उन पहले 90 मिनटों में आखिर हुआ क्या था। देखिए, हमलों की रफ्तार और उनकी प्लानिंग कितनी सटीक थी। दिमाग चकरा जाता है। सिर्फ 90 मिनट के अंदर शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले, सबसे अहम इलाकों को एक के बाद एक निशाना बनाया गया। नतीजा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा-तफरी, दहशत और डर का माहौल था। तो ऐसे में सबसे पहले कौन सामने आया? मुंबई पुलिस। अब बात करते हैं उस पहली प्रतिक्रिया की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई ये बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। ये जो फर्क है ना, ये साफ बताता है कि लड़ाई कितनी मुश्किल थी। एक तरफ थी मुंबई पुलिस, जिनके पास थी पुरानी .303 बोल्ट एक्शन राइफलें और सर्विस रिवॉल्वर, और दूसरी तरफ थे आतंकवादी जो AK-47, हैंड ग्रेनेड और RDX जैसे खतरनाक मॉडर्न हथियारों से पूरी तरह लैस थे। कोई मुकाबला ही नहीं था। और इसी असमान लड़ाई में मुंबई पुलिस को एक ऐसा जख्म लगा जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। शहर के 3 सबसे जांबाज और काबिल अफसर, ATS चीफ हेमंत करकरे, ACP अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, तीनों को एक ही घात में एक साथ शहीद कर दिया गया। सोचिए, पूरी लीडरशिप एक झटके में खत्म। इसका असर शुरुआती जवाबी कार्रवाई पर पड़ना तो लाजमी था। लेकिन इसी अंधेरे और मायूसी के बीच बहादुरी का एक ऐसा सूरज उगा जिसने सबको हैरान कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले, उनके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो अजमल कस्साब के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने AK-47 की पूरी मैगजीन अपने सीने पर झेल ली, लेकिन कस्साब को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे जिंदा पकड़ नहीं लिया गया। ये कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। तो एक तरफ मुंबई की सड़कों पर गोलियां चल रही थीं, शहर जल रहा था, और दूसरी तरफ यहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक अलग ही किस्म की लड़ाई चल रही थी। समय के खिलाफ एक दौड़, और वो दौड़ थी NSG को मुंबई पहुंचाने की। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूछा जाता है। आखिर देश की सबसे एलीट कमांडो फोर्स यानी NSG को मुंबई के एक्शन पॉइंट तक पहुंचने में 10 घंटे कैसे लग गए? ये 10 घंटे की देरी बहुत भारी पड़ी। और देखिए, इस देरी के पीछे कोई एक कारण नहीं था। ये एक के बाद एक हुई कई गलतियों का नतीजा था। पहला, NSG को ले जाने वाला मेन एयरक्राफ्ट दिल्ली में था ही नहीं, वो चंडीगढ़ में था। फिर उसे दिल्ली लाने, मंजूरी लेने, फ्यूल भरने में और वक्त लग गया। और जब कमांडोज मुंबई पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए कोई स्पेशल गाड़ियां तक नहीं थीं। उन्हें शहर की लोकल बसों में बैठकर हमले वाली जगहों तक जाना पड़ा। सोचिए, और इस पूरे दौरान मुंबई में एक एक पल किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ था। तो जब तक NSG ने मोर्चा संभाला, तब तक हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। अब लड़ाई सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक साथ 3 अलग-अलग जगहों पर लड़नी थी। 3 युद्ध क्षेत्र: ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। ताज होटल की हालत सच से खराब थी। वो एक होटल नहीं, बल्कि एक जलती हुई भूल-भुलैया बन चुका था। आतंकवादियों ने उसे एक किले में बदल दिया था। हर गलियारे में RDX बिछा हुआ था और जगह-जगह आग लगा दी गई थी। मकसद साफ था, रेस्क्यू ऑपरेशन को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाना। और इसी जलती हुई भूल-भुलैया में देश ने अपने एक और हीरो को खो दिया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जब उनका एक साथी घायल हो गया तो उन्होंने रेडियो पर अपने आखिरी शब्द कहे, "ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा।"
और वो अकेले ही 4 आतंकवादियों से भिड़ गए ताकि उनकी टीम एक जाल में ना फंसे। उन्होंने अपनी जान देकर अपनी पूरी टीम की जान बचाई। अब चलते हैं ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल। यहाँ भी हालात कुछ कम गंभीर नहीं थे। 2 आतंकवादियों ने 18वीं मंजिल पर एक कमरे में पोजीशन ले रखी थी और वहां से वो एक स्नाइपर की तरह लगातार नीचे फायरिंग कर रहे थे। तो यहाँ एनएसजी ने कमाल की रणनीति अपनाई। 2 तरफा हमला। सामने वाली एयर इंडिया बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात किए गए जो कवर फायर दे रहे थे, और इसी कवर फायर की आड़ में कमांडो की टीम ने अंदर घुसकर फ्लोर पर धावा बोल दिया। नतीजा, एक आतंकवादी स्नाइपर की गोली से मारा गया, दूसरे को कमांडो ने ढेर कर दिया, और सबसे जरूरी बात, 143 बंदकों को जिंदा बचा लिया गया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल मोर्चे पर, नरीमन हाउस। इसकी लोकेशन ही सबसे बड़ी चुनौती थी। ये एक बहुत ही तंग, भीड़भाड़ वाली गली में था। नीचे से हमला करने का मतलब था सीधा सीधा मौत के मुंह में जाना। तो सवाल ये था कि आखिर इस खड़ी इमारत पर हमला किया तो किया कैसे जाए? और एनएसजी ने जो किया वो सच में किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा था। एक MI-17 हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग की छत के ठीक ऊपर हवा में स्थिर किया गया और कमांडोज ने रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा। और इस पर भी टीवी चैनल्स इस पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को एक सेकंड की खबर मिल रही थी। इसी ऑपरेशन में हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने अपनी टीम को अंदर घुसने के लिए जरूरी कवर दिया। और इसी दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच की बातचीत को सुना, और जो सुना वो रोंगटे खड़े करने वाला था। हैंडलर का साफ आदेश था, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो बंधकों का बोझ मत उठाओ, उन्हें मार डालो। उनका मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा तबाही, ज्यादा से ज्यादा मौतें। आखिरकार लगभग 60 घंटों के लंबे, मुश्किल और दर्दनाक संघर्ष के बाद घेराबंदी खत्म हुई। मुंबई आज़ाद थी। लेकिन इन हमलों ने हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर ऐसे गहरे सवाल खड़े कर दिए जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। और जब धूल बैठी तो पीछे जो तस्वीर थी वो बेहद दर्दनाक थी। ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस भारी कीमत की गवाही देते हैं जो उस दिन मुंबई ने चुकाई थी। 166 जानें गईं, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि एनएसजी ने 600 से ज्यादा लोगों को बचाया भी। इन हमलों ने हमारी सुरक्षा में जो बड़ी बड़ी कमियां थी उन्हें साफ साफ दिखा दिया, और इसके बाद कई बहुत बड़े और ज़रूरी बदलाव किए गए। जैसे मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में एनएसजी के नए रीजनल हब बनाए गए। आतंकी मामलों के लिए खास तौर पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ। महाराष्ट्र ने अपनी एलीट फोर्स 1 यूनिट बनाई और समुद्री सुरक्षा को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया। इस हमले का आखिरी अध्याय 4 साल बाद लिखा गया, जब पकड़े गए इकलौते आतंकवादी अजमल कसाब पर मुकदमा चला और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। तो 26/11 के बाद यकीनन बहुत कुछ बदला है, कई सबक सीखे गए हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है। क्या उस दिन से सीखे गए सबक ने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि ऐसा हमला फिर कभी ना हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।